हालांकि मैं तो बस एक अच्छा पर्सन हूँ जो कि गैर जरूरी मुसीबतें नहीं चाहता है, तो आखिर क्यों जिसान सेंटर के लोग इतना डिस्कस्टिंग है और ये सारे ऐसे क्यों करते हैं। और वो कह रहा होता है जी टैंग, मैंने तो बस एक फायर वर्क को फेंका था तुम्हारी तरफ तुमको डराने के लिए, और तुम तो इतने ज़्यादा डरपोक निकले कि नीचे आ गए। आखिर तुम वहाँ पर खड़े रहने के लायक भी कैसे हो सकते हो। जो सुनने के बाद यूर को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके बिन उसको वहाँ पर कुछ भी करने से रोक देती है। वो कह रहा होता है आखिर तुमने टाइम पर रहते हुए सबको जल्दी से जज क्यों नहीं करा, वो हार गया है। आखिर बाकी सभी लोग बाहर किसका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी तो फाइट करनी है। अब एल्डर भी आगे से उससे कुछ नहीं कह पा रहा होता है, और वो यहाँ पर अपना हाथ उठाते हुए कहने लगता है द विनर इज, के तभी यहाँ पर वो पिंक बाल वाली और अच्छे फिगर वाली लड़की आ जाती है और बोल रही होती है जरा एक मिनट रुको, और आते से स्टेज को देखना शुरू कर देती है। और स्टेज की तहकीकात करने के बाद वो बोलती है मैं जून के सेक्टर रिफाइनिंग हॉल मास्टर के पर्सनल डिसाइपल हूँ, इसलिए मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ जी यांग मिन ने यहाँ पर जिन चीज़ों का इस्तेमाल करा है वो थंडर बॉम्ब्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और यहाँ तक कि ये तो ग्रोटो हेवन स्टेज वालों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद वो घुटनों पर आ जाता है। वो लड़की बोलती है अगर शायद यही ने टाइम रहते हुए उस एक्सप्लोजन से खुद को नहीं बचाया होता, दूर नहीं हटा होता, तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ है कि जो टियान मिन है उसने यहाँ पर उनको वायलेट करा है एक हिडन वेपन का इस्तेमाल कर कर। इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर जिसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए और जिसको हारा हुआ बताना चाहिए वो जे टियांग मिन है। अब ये सुनते से भीड़ में चटर मटर होने लगती है, और वो भी आगे से कुछ नहीं कह पा रहा होता है जे टियांग मिन। और जो एल्डर है जिसने उसका सपोर्ट करा था, और वो भी वहीं बैठ जाता है और कह रहा होता है मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और जबकि जुआन के सेक्टर ने ऐसा बोल दिया है तो चलो मान लेते हैं कि हमारा जियान सेक्टर इस बारी को हार गया, अब क्या ही बोलूँ मैं। और वहाँ से युवा उसको चढ़ाना शुरू कर देती है, जो सुनने के बाद एल्डर फटाक से यहाँ पर फैसला सुना देता है कि विनर इज जिया यही, और जो कि होंग झाओ में एक हिडन फैमिली का वंशज है। होंग झाओ का नाम सुनते से अब ये भी काफी ज्यादा चौंक गया होता है, और वो पीछे मुड़ते हुए कहता है आखिर ये होंग झाओ क्या है। और लोग ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं क्या वो हिडन फैमिली होंग झाओ से है। अब इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि इसकी कल्टीवेशन की और गेथन के होते हुए भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। और वो एल्डर भी सोच रहा होता है होंग झाओ ये तो मेरे जैक्सन सेक्टर का एरिया ही है, और मैं अपना चेहरा खोने के बाद तुमको कैसे जानने दे सकता हूँ। वो अपने हाथ का इशारा करता है तो बीच वाली समझ जाती है और कह रही होती है यह मास्टर बताइए आपका क्या ऑर्डर है। वो उसे बोलता है जाओ और जाओ उनको ढूंढो, और वो अपने बंदे से कहते हैं उसे जाकर बोलना कि होंग जाओ का एक बच्चा हमारे बारे में बहुत ज्यादा बकवास बातें कर रहा था, उसने हमारे सारे चिल्ड्रन सेक्टर को कचड़ा बोला, और अगर वो यहाँ पर आ जाती हो तो वो उसको आसानी से हरा देगी। वो बोलने लगता है लेकिन तभी वो कहता है जाओ और उसको ये सारे शब्द बताओ जो कि मैंने बोला, और उससे बोलना कि वो अपने साथ वो वाली तलवार लेकर भी आए। अगर वो यहाँ पर आ जाती तो फिर वो इसको अपना कॉन्कुमेंट बनाकर दूर ले जाएगी यहाँ से, और फिर इसे समझ में आएगा। और वो कहने लगता है लेकिन ये तो, तभी वो गुस्से के साथ कहने लगता है आखिर तुम यहाँ पर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जाओ और जल्दी से उसको ये सारी जाके बातें बताओ। वो कहता है ठीक है, और घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। और वो सोच रहा होता है जी हाँ यही राइट, चलो देखते हैं कि तुम कब तक इस तरह से चमक सकते हो। कि तभी यहाँ पर एक बॉडी बिल्डर बंदा आ जाता है और उसकी तारीफों के फूल बांधना शुरू कर देता है। ये कह रहा होता है वेल ये ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं बस लगे था कि तभी आजू बाजू की लड़कियां भी आती हैं और सब लोग उसको मिलकर घेर लेती हैं और बातें करना शुरू कर देती हैं। कि तभी यहाँ पर एल्डर आता है और पीछे से खास है तो सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, और सब लोग उससे दूर हटे आते हैं और उसको रास्ता देने लगते हैं। और यही देखते हैं अरे ग्रेट एल्डर आप यहाँ। और वो उससे कहता है वेल जिया यही मेरे साथ आओ, तो वो उसके पीछे पीछे चल देता है। वो उसको अपने साथ लेकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है। वो कह रहा होता है ग्रेट एल्डर आखिर तुम मेरे को यहाँ पर क्यों लेकर आ गए। वो उससे कहता है मेरे इन्फेंट सेक्टर्स के पूर्वज के न्यू सेक्टर से है, क्या तुमने कभी सोचा है इस राज्य को जिजो की वजह किंग जो क्यों कहा जाता है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तुम बता सकते हो क्यों। उसको उसकी बातें समझ में नहीं आ रही होती है। वो कह रहा होता है ग्रेट एल्डर आखिर आप कहना क्या चाहते हो। सैयन के तभी वो चलाते हुए कहता है जी हाँ, यही मैं तुमसे भीख मांगता हूँ प्लीज हमारे ऊपर एक फेवर कर दो। और वो उसको सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि ये बात है, इस तरह से अमेरिकन न्यूज सेक्टर को हर जगह ये देखने को मिलता है। और अब तो बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि हमने ना सिर्फ एक न्यूज सेक्टर का नाम खो दिया है, लेकिन अब तो हमें दूसरे सेक्टर द्वारा भी धकेला जा रहा है। ये कितने शर्म की बात है। जी हाँ, यही हालांकि तुम होंग झाओ से हो, फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और वो उसको रिस्पेक्ट देता है, जो देखकर वो कहने लगता है अरे नहीं नहीं एल्डर आपको इतना केयर दिखाने की नहीं जरूरत नहीं है। और वो सोच रहा होता है आखिर मैं कब से होंग झाओ फैमिली का यंग मास्टर बन गया कि ये सब कुछ फिर कैसे उसी का क्या धरा है। एल्डर कहता है वेल अब जबकि मैं तुमको अच्छे से देखता हूँ तो तुम्हारे पास स्ट्रेंथ और राइटर्स हार्ट है। वो उसके यहाँ पर काफी सारे तारीफें करता है और बोल रहा होता है मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर में जितने भी डिसाइपल है ना उन सबके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा बेहतर
बेहतरीन हो। जो सुनने के बाद वास्तु ये कह रहा होता है, एल्डर आप तो मेरे कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर रहे हो। वो अपने पास से और बोल रहा होता है इसके अंदर किनफेंग रून्स के अंदर जो भी ट्रेज़र्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है और मैं ये चीज़ें तुमको देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करोगे। जो देखकर वो काफ़ी हैरान हो गया होता है और कह रहा होता है एल्डर ये, तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसको दे देता है और बोल रहा होता है अगर तुमको किन्यून सेक्टर के लॉस्ट टेक्निक मिल जाते हैं उन रून्स में, तो ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ग्रेट रिवॉर्ड की तरह होगा। और वो जाते हुए कहने लगता है अगर तुम उसे नहीं ढूँढ पाए तो कोई बात नहीं। इसका मतलब सिर्फ़ इतना ही होगा कि मेरे किंगफिश सेक्टर का भाग्य ऐसे ही होगा, यही नियति है शायद हमारी। वो चलते हुए कहता है आपका बहुत-बहुत शुक्रिया एल्डर, मैं आपके एक्सपेक्टेशन को डिसअपॉइंट ना करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और फिर जैसे हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है और इस बार रेफरी वो बड़ा वाला एल्डर ही बना होता है और वो नेक्स्ट मैच को अनाउंस कर रहा होता है जो कि सोअरिंग फेरी सेक्टर और जिक्सियान सेक्टर के बीच में होने वाला है। कि तभी जो उनका एल्डर बैठा हुआ रहता है वो कह रहा होता है रेफरी अभी जो पार्टिसिपेट करने वाला था हमारी तरफ से उसको कुछ काम आ गया है तो हम लोग उसकी जगह किसी और को भेजेंगे। वो कहता है ठीक है, लेकिन उसे पार्टिसिपेंट की कल्टीवेशन का बेस क्रो टू हेवन स्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर साथ ही एक लड़के चलते हुए स्टेज के ऊपर आती है और यही जिक्सियान सेक्टर से जो कि अब पार्टिसिपेट करेगी और इसी का नाम जी जियाओ यून होता है जिसको एल्डर ने बुलाने के लिए भेजा होता है। तो अब ये यहाँ पर आ चुकी है और अब उसकी फाइट होने वाली है और जो ऑडियंस रहता है उसके अंदर ये भी खड़ा रहता है और ताली बजा रहा होता है और उस लड़की की नज़र ये के ऊपर पड़ती है। वो घूर के उसकी तरफ देखती है और फिर एकदम से चेहरा घुमा लेती है। यही थोड़ा हैरान हो जाते हैं उसका ये बिहेवियर देख के और सोच रहा होता है क्या वो अभी जस्ट मेरे को घूर रही थी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैंने उसे पहले कभी देखा है। अंपायर चलाते हुए कहता है अब मैच शुरू होता है और यही कह रहा होता है चलो जाने दो, पहले मैच के ऊपर ध्यान देते हैं। द सोअरिंग फेरी सेक्टर, मैंने सुना है कि ये भी डीमन सेक्ट ऑफ डायनेस्टी की तरह ही सिमिलर है। हालांकि इस सेक्टर के अंदर जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो सारे मेल हैं ओनली। और वो बंदा उससे कहता है मेरा नाम यंगिन है, यंगर सिस्टर तुम लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मेरे को हैरानी है क्या तुम मेरे साथ डोर कल्टीवेशन करने के लिए इंटरेस्टेड हो। वो उसके ऊपर तलवार करते हुए कहते हैं बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास बातें, चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। और वो जवान चढ़ाते हुए कहता है सिस्टर और क्यूट बनने की एक्टिंग कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम वाकई में मेरे हैंडसम फेस को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। उसकी ये हरकतें देखकर ये उल्टी आने लगती है, लेकिन होते हैं कुछ बंदे जो कि उसको बहुत ज़्यादा हैंडसम समझना शुरू कर देते हैं और चिल्ला रहे होते हैं उसके इस तरह की हरकत पर, जो कि यही देखता है और उसको काफ़ी अजीब लगता है। और वो सोच रहा होता है ज़ारो को क्या वो बंदा यहाँ पर अपनी चार्म टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उस लड़के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता। पर वो खुश होते हुए उसके पास जाते हैं और कह रहा होता है आखिर अपन लोग एक दूसरे को इंसल्ट क्यों करना, क्योंकि ना तुम मेरे साथ चलो सिस्टर, अपन दोनों साथ में थोड़ा अच्छा टाइम बिताएंगे। वो इस्तेमाल करते हुए कहते हैं वन हैंड। जो सुनते से वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब, कि तभी वो अपनी तलवार चला देती है और उसका एक हाथ कट के उड़ जाता है। वो वहीं रिंग में बैठ जाता है अपना कटा हुआ हाथ पकड़कर और उसको गाली देना शुरू कर देता है, बुरा भला बोल रहा होता है। पर तभी वो अपनी तलवार से उसका हेड पे मारने लगती है तो उसकी बिल्कुल फट जाती है। वो कह रहा होता है दारो को रोको, मैं सरेंडर करता हूँ, मेरे को प्लीज़ मत मारना। तो ये देखकर अंपायर भी अपना हाथ उठाता है और विनर घोषित करने लगता है। पर तभी वो कहती है ज़रा एक मिनट रुको, ये करंट का कॉम्पिटिशन टॉप 10 लोगों को डिसाइड करने के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए इस केस में टाइम बचाने के लिए तुम सभी के सभी एक साथ में से लड़ने के लिए क्यों नहीं आ जाते। और फिर हमें बताया जाता है इस सेक्टर के अंदर जो डिसाइपल रहते हैं वो बेसिकली 5 टुकड़ों में बटे हुए रहते हैं, डायरेक्ट डिसाइपल, कोर डिसाइपल, इनर डिसाइपल, आउटर डिसाइपल और हैंडीमैन डिसाइपल। और इस समय किन्फेंग सेक्टर से जो भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं वो इनर लेवल के डिसाइपल है, लेकिन जो चिजाओ यून है वो एक डायरेक्ट लेवल के डिसाइपल है जिनजान सेक्टर के। और साथ ही वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसकी कल्टीवेशन प्रोफाउंड कल्टीवेशन बेस है। और उसका ये वाला स्टेटमेंट सुनते से अब सभी लोग जिनजान सेक्टर को भरा बुरा बोलना शुरू कर देते हैं कि अब उनका ये बहुत ज़्यादा टू मच हो रहा है, उन बादशाह की हिम्मत कैसे हो रही है यहाँ पर हम सभी लोगों को डिसरिस्पेक्ट करने की। और वो लड़की भी बिल्कुल एरोगेंट खड़े तरीके से रिंग में खड़ी हुई रहती है और वो बॉडी बिल्डर बंदा रोना शुरू कर देता है मेरा हैंडसम ब्रदर, और उसके साइड में ये बैठा हुआ रहता है और सोच रहा होता है कि ये वाकई में किन्फेंग सेक्टर का कंपटीशन ही हो रहा है, यहाँ पर सभी इतना नॉइज़ क्यों है। और वो जो एल्डर रहता है वो कह रहा होता है ये हुई ना बादशाह यू, इसी तरह से सभी लोगों को ऑफेंड करो यही बेटर होगा। तो अब यहाँ पर कुछ लोग भड़क जाते हैं उसकी आवाज़ सुनते से और कह रहे होते हैं एरोगेंट विच, तेरे को क्या लगता है कि तुम सबको आसानी से प्रोवोक करके यहाँ से बच के निकल सकती है। और दूसरे लोग भी कहने लगते हैं चलो सभी लोग साथ में आगे बढ़ते हैं और इसको एक अच्छा सबक सिखाते हैं। और वो टकला बंदा भी कहने लगता है ब्रदर जाओ चलो चलते हैं और उससे मेरे हैंडसम ब्रदर का बदला लेते हैं। वो कह रहा होता है ज़रा रुको, मैंने कब कहा कि मैं जाऊँगा। और फिर नेक्स्ट समय दिखाया जाता है उसे भी हेजिटेट करते हुए स्टेज के ऊपर आना पड़ता है और उसके सभी लोग पहले से ही मौजूद हो जाते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं
हैं बाकी सभी लोग, लेकिन जो अपना यही रहता है वो चुपचाप पीछे खड़ा रहता है और कह रहा होता है जाने दो, मैं तो सीक्रेटली यहाँ पीछे खड़ा रहूँगा और ऐसा प्रेटेंड करूँगा जैसे कि मैं यहाँ पर हुई नहीं। पर तभी वो लड़की अपने म्यान में से तलवार निकालती है और सभी लोगों को पर्पल की वाइस स्लेश के ज़रिए उड़ाते हुए अपनी खूबसूरती बिखेरते हुए सबका काम तमाम कर देती है। और उसके स्लेश को देखकर जो ये रहता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कह रहा होता है इसका प्रॉपर स्लेश तो जीटीएन मैन से बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसने देखते ही देखते सब लोगों को हरा दिया होता है, तो अब ना चाहते हुए भी यही की बारी आ चुकी होती है और वो लड़की भी उससे कहती है यू तुम क्या यही हो ना। वो अपना नाम सुनते से ही हैरान हो जाता है। वो उससे कहती है तुम ही वो पर्सन हो ना जितने वो सारे अपशब्द कहते हैं, और यहाँ तक कि तुम तो यहाँ पर इस तरह के घिनौने वेपन का भी इस्तेमाल कर रहे हो। वो इछलाते हुए कहता है आखिर इस डंडे में क्या ही बुराई है, ये स्टिक बहुत ज़्यादा हार्ड है, हेवी है, पावरफुल है और ये काफ़ी अच्छा वेपन है, और तुम यहाँ पर इस तरह से कितने अच्छे वेपन के इंसल्ट कर रही हो। पर तभी वो कहता है ज़रा 1 मिनट रुको, वो बंदी यहाँ पर बोल रही है कि मैंने कुछ बोला था, और वो गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हुए कह रही होती है यू नीचड़, मैं डिटरमाइन करूंगी कि आज जीत मेरी है और मैं तुमको बहुत ही बुरी तरह से हरा दूं। ये देखकर वो सरेंडर कर देता है और कह रहा होता है ठीक है फिर तुम भी जीत जाओ। जो देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और बोलती है व्हाट, तो एल्डर बीच में आ जाता है और कह रहा होता है तो इस मैच की विनर जी याओ यू नहीं रही है। और वो सोच रहा होता है ये तो एक नंबर की पागल लग रही है, इसके साथ ना उलझना ही बेटर होगा, वैसे भी मैं इसके साथ नहीं जीत सकता, इसके साथ लड़ने से बस मेरी स्ट्रेंथ एक्सपोज होगी और जो मेरे लिए बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। और वो चलते हुए जा रहा होता है कि तभी उसका पाँव किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो देखता है उसके सामने एक पर्पल कलर की दीवार खड़ी हो चुकी होती है, जो देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। और ये काम उसी लड़के का होता है, उसने पर्पल हार्ट सेल का इस्तेमाल करते हुए आसपास एक बैरियर टाइप का बना दिया होता है, और वो बोल रहे होते हैं उसे ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम यहाँ से बच कर निकल जाओगे। और वो हैरान हो जाता है और कह रहा होता है एक बैरियर या फिर एक सेल, ये वुमन के तभी अंपायर बीच में बोलने लगता है ये तो, पर तभी वो गुस्से के साथ उसकी तरफ देखती है और बोल रही होती है ये होंगशुन और हमारे सेक्टर के बीच का मामला है, तो तुम लोग इससे दूर ही रहो। तो वो भी घबरा जाता है और बोल देता है ठीक है। और वो सोच रही होती है मैं अभी भी इस तरह से मैं हथियार का इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं हुई हूँ, इसलिए मुझे इस फाइट को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और वो तलवार के साथ उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वो सब बोल रही होती है तुम बस अपने तगड़े बैकग्राउंड का फायदा उठाते हुए हमारे ऊपर हावी होना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास तो जरा से भी गट्स नहीं है यहाँ पर खड़े होने के, और तुम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि तुमने वो सब कुछ कहा था। और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो अपने वेपन से उसके हमले को रोकता है और कह रहा होता है व्हाट, ज़रा मेरे को क्लियरली बताओ आखिर मैंने क्या कहा है सिस्टर। वो पीछे की तरफ हट जाती है एक अटैक से बचते हुए। वो सोच रहा होता है उसका अटैक बहुत ज़्यादा हैवी था, क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि ये गूसिंग स्प्रिंग रिमेल के मिडिल स्टेज पर है, लेकिन ये तो गूसिंग स्प्रिंग रिमेल के पीक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्या यही वो है जिसे एक रियल जीनियस कहा जाता है। यू आगे बढ़ते हुए कहते हैं तुम्हारे पास भी कुछ स्किल्स तो हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम कब तक मेरे स्ट्राइक को रोक पाओगे। और वो उसके ऊपर फिर से अटैक कर देती है, और जो ये है उसको भी परेशानी हो रही होती है। वो सोच रहा होता है ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसकी स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, अगर उसने एक और बार हमला करा तो फिर मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। मेरे को जल्दी से उसके वीक पॉइंट को ढूंढना होगा, पता लगाना होगा वीक पॉइंट का। तभी वो कहता है ज़रा 1 मिनट रुको। वो नोटिस करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा भर भर के सांसें ले रही होती है। वो सोचता है ऐसा लग रहा है कि उसके सांसें फूल रही हैं, और उसके अटैक से बच रहा होता है और सोचता है लगता है कि उसे प्रॉपर हार्ड सेल का इस्तेमाल करने की वजह से इसने अपने काफ़ी सारी एनर्जी को ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है, और उसके मोमेंटम भी थोड़े स्लो हो गए हैं। और साथ ही उसके मोमेंटम को देखते हुए ये भी लगता है कि ये लड़की नज़दीकी लड़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही, और यहीं पर इस सीरीज़ का ये लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अभी तक बस 34 ही चैप्टर रिलीज हुए थे और मैं उन सभी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इसके आगे अभी तक चैप्टर रिलीज नहीं हुए हैं, तो फिलहाल आप लोग इस मांगा को यहीं पर ड्रॉप करते हैं और मैं मिलूंगा आप लोगों से फिर किसी एक न्यू मांगा में। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।